बिहार एसएससी हो या एनटीपीसी या बिहार दरोगा के जो बहाली आने वाले हैं, उसके लिए बेहतरीन हम जीएस का एक सीरीज चलाते हैं कि जो आपको बेहतरीन क्वेश्चन और डेली बेसिस पर हमारा क्यूज भी चलता है, जो आपको इसमें से आप जवाब दे सकते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप बताना आपको तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है। बताइएगा मित्रों, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अच्छा बताइएगा, तो आप लोग कांडला पोर्ट कहाँ पे है? लिखते हैं यहाँ पे, बोलते चलिएगा आप लोग भी, ठीक ना। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? कांडला पोर्ट कहाँ पे है मित्रों, बताइएगा। था कांडला पोर्ट कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये गुजरात में है। गुजरात में कच्छ के खाड़ी में है। कहाँ पे है? गुजरात में। कांडला पोर्ट कहेगा तो कहाँ पे है? ये गुजरात में कच्छ के खाड़ी में, ठीक ना। कांडला पोर्ट गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। एक अवस और बंदरगाह देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंदरगाह कहाँ पे है? बताइएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पे है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताइएगा मित्रों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। देखिए क्या क्वेश्चन था कि तूतीकोरिन बंदरगाह, क्वेश्चन था मित्रों, बंदरगाह किस राज्य का है? तो ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद आपको बताए कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ का है? हुगली, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर है, ठीक ना। चलिए एक और बंदरगाह आपको लिख देते हैं मित्रों, जो बिहार पुलिस में पूछा हुआ है 28 तारीख के एग्जाम में, ये को ध्यान दीजिएगा। पारादीप बंदरगाह, आप लोग बताते भी चलिएगा कि पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ पे है। ये बिहार पुलिस का 28 तारीख का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह। आप लोग बताइएगा मित्रों, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है मित्रों। इतना बंदरगाह अवश्य आप याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में। अच्छा, सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, बताइएगा। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? गहरा बंदरगाह कौन है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, बताइएगा मित्रों। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये है आपको सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिएगा मतलब विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछेगा ही, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है इतना एग्जाम में। सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। एक बात और पूछता है कि जैसे एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? एन्नोर, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है, ठीक ना। चलिए, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? ये कहाँ पे? एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है मित्रों? याद रखिएगा, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? जल्दी आप देखिए, आप लोग भी बोलते चलेगा हमारे साथ। ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु में ही है, ठीक ना। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह। चलिए कितना बंदरगाह आपको बता दें फिर से। देखिए, तूतुकोरिन और एन्नोर बंदरगाह दोनों कहाँ पे? तमिलनाडु में। तूतुकोरिन और एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे? केवल तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह पे कहाँ पे? गुजरात में, ये कच्छ में, ठीक ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पे है मित्रों? यह वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी के तट पे है। पारादीप बंदरगाह, ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट 28 तारीख वाला बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है। तो याद रखिएगा मित्रों, पारादीप वाला क्वेश्चन आएगा दोबारा कभी न कभी पक्का किसी एग्जाम में। ये ओडिशा में, पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में। सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो मित्रों विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। अच्छा, ये पूछ ले है कहाँ पे? ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। एक और बताइए दिए, एनोर बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मित्रों याद रखिएगा, ये इससे दो क्वेश्चन और लिख देते हैं आपको। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष और 1939 में। ये कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 वाला कहाँ पे थे? हरिपुरा में, गुजरात में एक जगह है हरिपुरा, वहीं पर थे, ठीक ना। ये हरिपुरा में थे। और 1939, 38 या 39 लिख लीजिए इसको। 1939 में कहाँ पे थे? त्रिपुरी में थे, त्रिपुरी में, ठीक ना। 1939 वाला कहाँ था? त्रिपुरी में। मित्रों याद रखो, 1939 वाला अधिवेशन में
पहले बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले बार कांग्रेस के लिए वोटिंग किस अधिवेशन में हुआ था? 1939 वाला अधिवेशन का अध्यक्षता बनने के लिए, ठीक है ना। यह सुभाष चंद्र बोस ने किसके हरा दिया था? ये पटाभी सीतारामैया का हरा दिया था। ये गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार था, ये भी याद रखिएगा, ये गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार था, ठीक है ना। चलिए, ये इतना क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन आपको बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता हुआ, कहाँ पे हुआ? हरिपुरा में। यह हरिपुरा जगह कहाँ पे है? गुजरात में। 1939 में त्रिपुरी में। मित्रों याद रखिएगा, उस बीचे में सुभाष चंद्र बोस ने इसका कार्यकाल बिना पूरा करते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो बचे हुए समय के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन आता है, बचे हुए समय के लिए अध्यक्षता कौन? त्रिपुरी विवाद के बाद बचे हुए समय के लिए अध्यक्षता कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, बस याद रखिएगा। और डेट पूछ ले कब क्या था, तो मित्रों याद यही जैसे अध्यक्ष पद से छोड़ा था और 3 मई को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिया था। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया था, ठीक है। देखिए इससे कितना क्वेश्चन बन गया? 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशन का अध्यक्षता किया, 1938 और 1939। 38 में कहा हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात में। 1939 में त्रिपुरी में किया था, मगर पहले बार इसी के लिए क्या वोटिंग हुआ था, अध्यक्ष के लिए पहले बार वोटिंग हुआ था। और हराया था किसको? गांधी जी का समर्पित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया का। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद बचे हुए समय के लिए अध्यक्ष बना था। और ये 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिया था। कब किया था? 3 मई 1939 को, ठीक है ना मित्रों। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? देखिए मित्रों, उत्प्रेरक मतलब होता हुआ लड़ा कर, चढ़ा कर, बढ़ा कर, लड़ाना नहीं होता है जी। उसका काम होता है क्या? अभिक्रिया कभी बढ़ा देता है और कभी अभिक्रिया दर कभी घटा देता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है, दोनों हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये अवश्य याद रखिएगा, उत्प्रेरक वाला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? चलिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था मित्रों? इसका एक अध्यक्ष अंग्रेज था, नहीं, इसका किसी भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें किसी भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें 7 गो था मित्रों, और सातों गोरखा था। गोरखा मतलब अंग्रेज था। सातों क्या था? गोरखा था, नहीं मित्रों। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध क्या हुआ था? एक भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था और सात गोरखा था। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा मित्रों, 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को, ठीक ना। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को, ठीक ना। अब भारत कब आया था? ये भी याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है मित्रों। अच्छा, इसको कोई पार्टी सपोर्ट भी किया था। दक्षिण भारत के 2 पार्टी था, यूनियनिस्ट और जस्टिस। खास साथ का मुस्लिम लीग भी इसको सपोर्ट किया था, ठीक ना मित्रों। मुस्लिम लीग भी इसको सपोर्ट किया था, ठीक ना। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग भी इसको सपोर्ट किया था। यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी साउथ का है, दक्षिण भारत का, और मुस्लिम लीग भी इसको सपोर्ट किया था। किसको मित्रों? साइमन कमीशन का। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन था साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, सही है। 7 के साथ क्या था? गोरे था। साइमन कमीशन गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत का आया 3 फरवरी 1928 को। इसमें यूनियनिस्ट और एक और बताइए जस्टिस पार्टी, ये दोनों ने इसको सपोर्ट किया था। साथ ही मुस्लिम लीग भी इसको सपोर्ट किया था, ठीक है मित्रों। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, अवश्य याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, साइमन कमीशन के विरोध में किस पर लाठीचार्ज किया गया था? ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। साइमन कमीशन के विरोध में किस पर लाठीचार्ज किया गया था? जिसको लिख देते हैं आप, एक वर्ड आपको, पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब के केसरी के नाम से जाना किसको जाता है? बताइएगा तो। पंजाब को केसरी के नाम से किसको जाता है? हाँ बताइए जल्दी जल्दी, कोई देखिए आप लोग भी बताते चलिएगा तो मित्रों अच्छा रहेगा। पावर पंजाब केसरी के नाम से किसको जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को, ठीक है मित्रों। लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। इसी पर लाठी चार्ज हुआ था और 1928 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1946 में नौ सैनिक ने विद्रोह का नायक कौन थे? 1946 के 9 सैनिक के विद्रोह का नायक कौन थे? MS खां थे। याद रखिएगा, 1946 के 9 सैनिक के विद्रोह का नायक कौन थे? MS खां थे, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? धात्विक मित्रों, जिसमें धातु होना चाहिए। अबरक, देखिए लोहा चांदी और लोहा सोना चांदी और लोहा, ये तो है ही। अबरक नहीं होगा। ग्रेनाइट चूना पत्थर, ये नहीं होगा। संगमरमर और सल्फर लोहा, ये कहाँ से हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये होगा इसका।
धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? सोना, चांदी और लोहा। ठीक है मित्रों। चलिए बताइए था बोमडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले से इसमें आंसर मारा हुआ है। बोमडिला किसके लिए फेमस है? चलिए बताइए बोमडिला, बोमडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। बोमडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। बताइएगा मित्रों बोमडिला किसके लिए फेमस है? लो अयस्क के लिए। ठीक ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोमडिला किसके लिए फेमस था। तो याद रखें मित्रों बोमडिला किसके लिए फेमस था? लो अयस्क के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा था, बोमडिला जब आइएगा तो हमको बता दीजिएगा ये बोमडिला है कहाँ पे, ये बताइएगा बोमडिला जगह है कहाँ पे। ठीक है ना, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ मित्रों? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बोमडिला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बोमडिला कहाँ पे? इसे यहाँ लिखते हैं जी। बोमडिला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। ठीक है मित्रों, बोमडिला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। चलिए बोमडिला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कुछ कुछ और आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मयूरगंज किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मयूरगंज किसके लिए फेमस है। यहाँ लिख देते हैं, लिखने में बड़ी दिक्कत होता है हमको जी, धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। मयूरभंज, गंज नहीं है जी, मयूरभंज होना चाहिए। हाँ मयूरभंज। मयूरभंज किसके लिए फेमस है? अच्छा ये जगह कहाँ पे है? मयूरभंज। मयूरभंज में ही जन्म हुआ है। अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे, वो मयूरभंज से ही है। कौन मित्रों? उड़ीसा। आप तो राष्ट्रपति को जानते ही होंगे। चलिए मयूरभंज से द्रौपदी मुर्मू है। चलिए मयूरभंज किसके लिए फेमस है? ये लो अयस्क के लिए। मयूरभंज किसके लिए फेमस है? लो अयस्क के लिए भी फेमस है, याद रखिएगा। मयूरभंज किसके लिए फेमस है? लो अयस्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंध सदाबहार वन वनस्पति, उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन है? चलिए आप लोग बताइएगा तो उष्ण कटिबंध सदाबहार वन वनस्पति का उदाहरण क्या है? ये मोहगनी और रोजवुड है। अच्छा उष्ण कटिबंध के लिए कितना डिग्री मतलब सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए? कितना सेंटीमीटर? 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए। 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ देता है मित्रों। ठीक ना, याद रखिएगा 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 22 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 22 डिग्री से अधिक। चलिए क्वेश्चन क्या था? उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन है? मोहगनी और रोजवुड है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नौकादौर किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? बढ़िया क्वेश्चन है जी। नौकादौर, नौकादौर किसके लिए, राज्य के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग अवश्य जानते होंगे केरल के लिए। नौकादौर किसके लिए? मलयालम जो पर्व होता है केरल के फेमस है। नौकादौर किसके लिए फेमस है? केरल के लिए। चलिए ठीक है, अगला को बताइए तो मित्रों नरोड़ा विद्युत संयंत्र, ये क्वेश्चन आता है मित्रों नरोड़ा। ठीक ना, चलिए बताइएगा जल्दी तक नरोड़ा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा मित्रों नरोड़ा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछता है नरोड़ा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। नरोड़ा विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। देखिए कुछ कुछ विद्युत संयंत्र आपको लिखा देते हैं, अवश्य आप याद रख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, कुछ कुछ लिखा देते हैं आप लोग का, अवश्य याद रख लीजिएगा। जैसे आपको एक बात बताते हैं, जैसे यहाँ लिखे ना, यहाँ से लिखते हैं एक एक करके। ये ससुर बार बार ये पीडीएफ ऐसे काय हो जाता है। चलिए यहाँ से लिखते हैं, एक में लिखते हैं मित्रों, यहाँ एक नंबर दे दीजिए। एक में लिखते हैं आपको रावत भाटा। रावत भाटा, ये बताइए तो रावत भाटा कहाँ पे मित्रों विद्युत संयंत्र है? रावत भाटा। दूसरा हम आपको लिखते हैं कुडन, कुडनकुलम। एक तो हो गया रावत भाटा और कुडनकुलम ना मित्रों, कुडनकुलम। और यही में लिख देते हैं कल्पक्कम। जल्दी आप लोग बताइए कुडनकुलम और कल्पक्कम किस राज्य में है? ये हो गया कुडनकुलम और कल्पक्कम किस राज्य में है। उसके बाद मित्रों केगा, तीसरा हम लिख देते हैं आपको, पीडीएफ हम बड़ा वैसे लेकर आते ही हैं लिखने में केगा। चौथा हम लिख देते हैं आपको काकरापारा। काकरापारा, काकरापारा। ठीक ना, चलिए काकरापारा। पचमा हम लिख देते हैं आपको केगा, केगा। चलिए एक एक करके बताते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ पे मित्रों? रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में। कुडनकुलम और कल्पक्कम, कुडनकुलम और कल्पक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कल्पक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु। केगा कहाँ पे है? केगा याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन भी पूछता है। केगा कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। केगा कहाँ पे है? कर्नाटक। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में। काकरापारा कहाँ पे है?
गुजरात में, ठीक ना, याद रखिएगा। ककरापारा कहाँ पे किएगा, 2 बार लिख दिए थे यहाँ पे, ककरापारा कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक ना मित्रों। चलिए फिर से देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा पूछेगा तो राजस्थान में। कुडनकुलम और कलपक्कम पूछेगा तो तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में। किएगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में, याद रखिएगा मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए लिखा अनिमेष लोचन क्षेत्र का स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, अनिमेष लोचन क्षेत्र। ये सब क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलेगा, ऐसे टीचर और ये सब क्वेश्चन के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इसी सेट में मारिएगा, मतलब टीचर उसे जल्दी नहीं बताते। अनिमेष लोचन क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये बोध गया में। मित्रों भगवान बुद्ध का जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था ना, तो दूसरा सप्ताह वो खड़ा होकर पीपल वृक्ष को निहारा था, उसी को बोलते हैं अनिमेष लोचन क्षेत्र। वो वहीं पे है, बोध गया मंदिर के पास ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा मित्रों। उन्होंने दूसरा सप्ताह खड़े होकर बौद्ध वृक्ष को एक मतलब देखते रह गया था, उसको क्या बोलते हैं, अनिमेष लोचन क्षेत्र। ये कहाँ पे, बोध गया में। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 563 BC में, नहीं मित्रों। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 BC में। और मृत्यु कब हुआ, 483 BC में, ठीक ना। 565 में हुआ था, 565 में हुआ था, सॉरी गलती लिख दी यहाँ, 63 नहीं, 565 होगा, ठीक ना। तब ना और 483 में हुआ था। ये एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, तो ये 563 में हुआ था कि 565 में। हमको तो लगता है 563 में ही हुआ था, लेकिन दोनों को घटाइए तो 80 वर्ष पूर्ता है। ये 563 में, ठीक ना, तब ना हाँ, ये कितना हुआ था, 563 में 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हुआ, और 483 में क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, ठीक है मित्रों। 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, 483 में मृत्यु हो गया था। और एक बात बताइएगा, तो उसके बाद इनका ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये जन्म का स्थान कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। ये बिहार पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये क्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना मित्रों। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, नहीं मित्रों। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। इसको दिया था अपना 5 मित्रों को, मृगदावन या 5 ब्राह्मणों लिख देते हैं। पहला उपदेश को बोलते हैं क्या, धर्मचक परिवर्तन। पहला उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्मचक परिवर्तन, चक परिवर्तन। पहला उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्मचक परिवर्तन, ठीक है मित्रों। पहला उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्मचक परिवर्तन। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, सर्वाधिक उपदेश आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए हमारा लिखा हुआ नहीं चलेगा, मगर बोल तो हम अच्छा से देते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, ये श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था मित्रों, श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में। याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष गया था श्रावस्ती। कहाँ पे गया था, 20वें वर्ष गया था। चलिए एक बात और बताइएगा तो मित्रों, इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उसको बोलते धर्मचक परिवर्तन। इसका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा इसका महापरिनिर्वाण हुआ आपको कुशीनगर में। कहाँ हुआ मित्रों, कुशीनगर में, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। चलिए और एक बात और याद रखिएगा मित्रों, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, कुशीनगर में हुआ। चलिए मृत्यु क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। एक दो क्वेश्चन और। अच्छा, भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति हुआ। चलिए बोलते चलिएगा, तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसापुर में। जगह बहुत कम है मेरे पास जी, 483 ईसापुर में। राजा कौन थे, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुतीस। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छा से। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, 383 ईसापुर में। इसमें राजा कौन थे, काला अशोक थे। इसमें अजातशत्रु, हाँ ठीक बोले, इसमें काला अशोक थे। इसमें याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष था, दूसरा बुद्ध संगीति का अध्यक्ष था, इसका था सवाकामी। हाँ, इसका कौन था, सवाकामी। इसका दूसरा बुद्ध संगीति का अध्यक्ष है सवाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईसापुर में। इसका अध्यक्ष सॉरी 255 ईसापुर में हुआ था। इसके राजा कौन थे, काला अशोका। ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति पूछता है, इस कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित। उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछ लेता है इसमें, इसी वसुमित। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष, ठीक ना मित्रों। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ये चलिए चौथे बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गए थे, हीनयान और महायान। चलिए क्या क्वेश्चन था, अनिमेष लोचन क्षेत्र का कहाँ स्थित है, बोध गया में बता दिया अनिमेष लोचन क्षेत्र क्या था, नहीं मित्रों। चलिए इनका जन्म हुआ था 563 ईसापुर में, और मृत्यु हो गया 483 ईसापुर में। जन्म का स्थान क्या था, लुम्बिनी, नहीं मित्रों। चलिए कितना 80 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। पहला उपदेश को क्या बोलते, धर्मचक परिवर्तन।
मित्रों सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। मगर श्रावस्ती में इन्होंने 20वें वर्ष उपदेश दिया था, ये भी याद रखना। मित्रों ये महापरिनिर्वाण हुआ था इसका, कहा मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ये इनके पहला बोध संगीति इनके मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद इनका पहला बोध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। राजा कौन थे? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस, सॉरी मोगलीपुत्तिस से पहला बोध संगीति का अध्यक्ष। दूसरा बोध संगीति कहाँ पे हुआ? ये पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा हुआ वैशाली में। राजा कौन थे? काला अशोक, इसमें सवाकामी। तीसरा बोध संगीति हुआ पाटलिपुत्रा में 255 ईसा पूर्व में, इसमें राजा कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? इसमें इसमें महाकश्यप था। अरे गलती बोल दी, पहला बोध संगीति का महाकश्यप था। तीसरा बोध संगीति तीसरा बोध संगीति का मोगलीपुत्तिस थे। पहला बोध संगीति का महाकश्यप था, उल्टा बोल दिया मित्रों। चौथा बोध संगीति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मित्रों एक क्वेश्चन है कि भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कब किया गया था? चलिए अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए आप लोग देखिए, पहला बोध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा बोध संगीति कौन थे? सवाकामी। तीसरा बोध संगीति का मोगलीपुत्तिस। चौथा बोध संगीति का अध्यक्ष थे वसुमित। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कोई दिक्कत नहीं ना? भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है, भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कब किया गया था? मित्रों याद रखिए। अच्छा सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना किया कहाँ गया था? ये भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया था, यही बता दीजिए पहले। चेन्नई। और कब किया गया था? तो ये 1904 में किया गया था। कब किया गया था मित्रों? ये 1904 में किया गया था। यहाँ से पूछता है, याद रखिएगा। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कब किया गया था? 1904 में। मित्रों ये सफल नहीं था, ये भी याद रखिएगा। ये सफल नहीं था, ये सफल नहीं था। नहीं जी, सफल कब था? ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सफल वाला कब किया था? 1914 में। ये कब? 1914 में। नहीं मित्रों याद रखिएगा, ये सफल वाला कब? 1914 में किया गया था। नहीं जी। अच्छा ये जगह अगर पूछ दे तो, अगर सफल जो हुआ था, ये जगह अगर पूछ दे तो ये जगह कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। चलिए क्वेश्चन क्या था देखते हैं। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। कितना? 1904 में। क्या ये सफल था? ये सफल नहीं था। सफल वाला कब? 1914 में। कहाँ लगाया गया था? पोरबंदर में। नहीं मित्रों, भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना चेन्नई में 1904 में, मगर ये सफल नहीं था। सफल वाला 1914 में पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में है। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है मित्रों, पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए मित्रों आप लोग का, किसी भी साथी का। ये सब क्वेश्चन बड़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए अगर ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा था। ये क्वेश्चन कौन बताएंगे? गारो खासी जंतिया का भाग क्या है? किसका भाग है? गारो खासी जंतिया जो पहाड़ है, ये उसे मेघालय में है। ये भाग किसका है? ये क्वेश्चन पूछता है। पूर्वोत्तर मैदान का, प्रायद्वीप का, पठार का, हिमालय की चोटी का, उपयुक्त सभी का। ये बताइएगा तो मित्रों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये आप नहीं बताइएगा तो हम वही बताते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का भाग किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। मित्रों किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? दक्षिण भारत का वो सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ये बताइएगा। उसके बाद बताइए दक्षिण भारत की ऊंचा चोटी तो बताइए दिए। आप पूर्वी घाट के भी ऊंचा चोटी कौन है, ये भी दो क्वेश्चन बता दीजिएगा हमको। ठीक ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ये दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अब बस बताइए। चलिए मित्रों एक क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उम्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है हम आपको बता दें। जैसे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मुखिया क्या बनना होगा, देखिएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना मित्रों? चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। यहाँ एक मिनट, चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा मित्रों। चलिए विधान परिषद हुआ, विधान परिषद या की कहै छै, विधान परिषद एक होता है क्या 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 आपको बता दिया, इसमें उन्हें बताएं। लोकसभा ने राज्यसभा ये दोनों के लिए आयु कितना होना चाहिए? विधान परिषद और राज्यसभा के लिए आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला लोकसभा बताइए दी आपको। राष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, इसके लिए आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, इसके लिए आयु होना चाहिए 35 वर्ष। देखिए आयु से रिलेटेड सब क्वेश्चन आपको हम बता दिए। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जितना होना चाहिए उतना याद रखिएगा राज्यसभा के लिए भी होना चाहिए। 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद याद रखिएगा मित्रों, यहाँ अंतिम लाइन लिख दिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसके लिए 35 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिएगा तो मित्रों इसका आंसर आप लोग जानते हैं। तो बृहद ट्रंक मार्ग निम्न किससे संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन है। बृहद ट्रंक लिखे, ट्रंक मार्ग किससे, ट्रंक मार्ग किससे लिए प्रचलित है? तो ये सड़क परिवहन के लिए। चलिए इसका कोई सामने था तो सबको पता होगा। किसी अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी बताइए मित्रों ये क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता का क्या फर्क पड़ता है? सॉरी मित्रों, चलिए ताप बढ़ाने पर क्या होता है? उसका प्रतिरोधकता घट जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट कई बार एग्जाम में पूछा है, कितना भी एग्जाम में। किसी भी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? घट जाता है। चलिए ये भी याद रखिएगा ये क्वेश्चन मित्रों। चलिए ओडोमीटर का उपकरण किसके लिए मापन किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग किसके माप के लिए किया जाता है? चलिए जल्दी बताइएगा तो मित्रों। ओडोमीटर, ओडोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ओडोमीटर का माप किसके? तो ये दूरी का। देखिए एक दो और लिखा है, जैसे आमीटर से क्या नापते हैं बताइए? तो आमीटर से हम लोग नापते हैं क्या? धारा नापते हैं। आमीटर से क्या नापते हैं? धारा नापते हैं। आमीटर से धारा नापते हैं। उसके बाद और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? देखिए हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? ये आर्द्रता नापते हैं। इससे आर्द्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ये ऊंचाई नापते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ये ऊंचाई नापते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ऊंचाई नापते हैं। ऊंचाई नापते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इतना लिख दिए। और सेफगनोमीटर से जानते हैं बीपी मापते हैं। चलिए ओडोमीटर का उपकरण कहाँ क्या आता है? दूरी नापने के लिए। आमीटर का प्रयोग धारा नापने के लिए, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता नापने के लिए, अल्टीमीटर का ऊंचाई नापने के लिए। याद रहेगा ना। चलिए इतना याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर मिलता है? तो याद रखिए मित्रों, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है और यहीं पर गंगा नदी बनता है। ये दोनों मिल करके ही गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए गंगा नदी बनता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में आपको और इससे अच्छा क्वेश्चन सब लाते रहेंगे आपको, और बेहतरीन क्वेश्चन हम लाते हैं आपको। ये सब क्वेश्चन का आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और डिटेल सबका हम डिस्कशन भी करा देते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। राधे राधे।